नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। भ्रष्टाचार एक बम की तरह होता है जिसके नतीजे जब सामने आते हैं तो ये किसी धमाके की शक्ल में ही होते हैं। अगर निर्माण घटिया हो तो इमारत जमींदोज हो जाती है, अगर दवा घटिया हो तो ये जहर साबित हो सकती है, अगर हथियार खरीद में भ्रष्टाचार हो तो ये दुश्मन की जान लेने की जगह खुद के लिए ही जानलेवा बन जाती है। देश जब 73वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है तो भी भ्रष्टाचार की चुभन आज भी समाज को चैन की सांस लेने नहीं दे रही। लखनऊ के हजरतगंज के घनी आबादी वाले इलाके में एक इमारत ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। इसकी शुरुआती वजह खराब निर्माण को माना जा रहा है। इस हादसे को सियासी रसूख, अफसरशाही और बिल्डरों के भ्रष्ट गठजोड़ का नतीजा माना जा रहा है। जिस जमीन पर यह इमारत बनी थी उसे 2003 में खरीदा गया था। खरीदने वाले थे सपा के मौजूदा विधायक शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक। बाद में उन्होंने यजदान बिल्डर से जमीन का एग्रीमेंट किया। फिर इस पर 4 मंजिला इमारत बनी जो कल 5 मिनट के भीतर भरभरा कर गिर गई, जिसने 2 लोगों की जान ले ली। यह सिर्फ 2 लोगों की मौत भर की खबर नहीं, पूरे यूपी सहित देश में जहां भी जिन लोगों ने भी इस हादसे के बारे में सुना वो डर गए, क्योंकि आज के दौर में बड़े शहरों में ही नहीं छोटे शहरों में भी धुआंधार रफ्तार से बिल्डिंग बनाई जा रही है। अपार्टमेंट कल्चर और जोर पकड़ रहा है और अगर इसमें भ्रष्टाचार का घुन लग गया तो फिर ऐसे हादसे रोजमर्रा की बात हो सकते हैं। इसलिए समय रहते उस गठजोड़ पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है, जिसकी वजह से लखनऊ में इतनी खौफनाक घटना हुई। आज मैं इससे जुड़े कई खुलासों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसकी हर बात चुभने वाली है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जब बसंत ने अपनी दस्तक दी हो तब अगर किसी हंसते खेलते परिवार को पतझड़ का मौसम शुरू हो जाए तो यह बात किसी को भी चुभेगी। लखनऊ में ऐसा ही हुआ, जहां कई परिवार 5 मिनट के भीतर मलबे में दब गए। इसके लिए मुसीबतों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। कल्पना ने भी ये किसी ने नहीं सोचा था कि कभी ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे। किसी ने पाई पाई की कमाई से सपनों का घर खरीदा था तो किसी के पास यही अकेली संपत्ति थी। इनके लिए ना सिर्फ सपना टूटा बल्कि कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के इस मर्ज का इलाज समय रहते जरूरी है, जिससे ऐसे हादसे फिर ना हो। और इस पर तभी लगाम लगाई जा सकती है जब अफसरों, सियासतदानों और अपराधियों के भ्रष्ट गठजोड़ पर हथौड़ा चले। ये वो बिल्डिंग है जो ढह गई है, ताश के पत्ते की तरफ बिखर गई है। हत्या है, ये हत्या है। कि हमारे जवान लगे हुए हैं। लखनऊ की इमारत का ये मलबा एक सवाल है। हम चाहते हैं इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी बिल्डिंग ढह गई। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडीज भी नहीं जाने दे रहा है। हत्या है, ये हत्या है। बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार पर कब गिरेगी गाज? बिना लोगों को परेशान किए, बिना आम लोगों को परेशान किए हुए अवैध निर्माण पर और माफियाओं पर कार्रवाई करना हम लोगों की मंशा है। अभी हम लोग एफआईआर हमारी दर्ज हो गई है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे तब हम लोग इस पर कमेंट करेंगे। बिल्डर पर होगा एक्शन, अफसरों का क्या होगा? तौर पे बिल्डिंग के भी जांच होनी होंगी, ये कैसे खड़ा रहा और कैसे इस तरीके का घटना हुआ, और बिल्डर पे भी कार्रवाई। बिल्डर ने कानून तोड़ा, अफसरों ने कानून को टूटने क्यों दिया? कुछ चेहरे सामने हैं, कुछ चेहरे पर्दे में। भ्रष्टाचार बम का खौफनाक अलार्म।
आशियाने को कब्रगाह बनाने वालों का हिसाब कब? बात तो चुभेगी। इंसान संवेदनाओं का पुतला होता है। जब भी कोई ऐसी खबर आती है तमाम लोग इसे खुद से जोड़कर देखने लगते हैं। कल ऐसा ही हुआ। मैं बात तो चुभेगी शो के दौरान आपके बीच आने ही वाला था, तभी लखनऊ में इमारत के हादसे की खबर आ गई। हमारे तमाम संवाददाता आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। फिर लगातार 16 घंटे तक एबीपी गंगा पर ग्राउंड रिपोर्टिंग को आपने लाइव देखा। यह हमारी जिम्मेदारी थी जिसे हमने पूरे जतन से पूरा किया। मैं राहत अभियान में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और यूपी पुलिस, मेडिकल स्टाफ सहित तमाम एजेंसियों को सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। तमाम अफसर भी मौके पर डटे रहे, बावजूद इसके 2 कीमती जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। पीड़ित परिवार का दर्द हम समझ सकते हैं। जिसने भी एबीपी गंगा पर इस खबर को देखा उन्होंने अपने हिस्से का दुख बयां किया। सबकी यही मांग है कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब 3 सदस्यीय कमेटी की जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। भी देखा, सहम सा गया। दहल सा गया, ये सोच के हिल सा गया कि कैसे भ्रष्टाचारियों ने हंसती खेलती जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। किसी ने अपने घर को खो दिया, किसी ने आशियाने के साथ अपने घर वालों को खो दिया, तो किसी के लिए जिंदगी का सारा सुकून हमेशा के लिए छिन सा गया। और इस तबाही के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो घटिया निर्माण कर इमारत बनाने वाले बेईमान बिल्डर और इनके साथ सांठ-गांठ कर कानून से खेलने देने की उन्हें छूट देने वाले वो भ्रष्टाचारी अफसर, वो नेता जिनके सरपरस्ती में 2 नंबर का खुला खेल चला करता है। 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम हम चल रहा था और पूरा हम लोग से 20-20 हज़ार रुपये लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की थी। तो 20-20 हज़ार रुपये लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। बचाव अभियान के दौरान तबाही के इस ग्राउंड जीरो पर तमाम आला अधिकारी सिर के बल खड़े नजर आए। उन्हें डर था कि अगर जरा सी भी लापरवाही की तो नप जाएंगे। डर था कि अगर अभी मुस्तैदी नहीं दिखाई तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट ले रहे थे। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि ऐसे ही अफसरों की जमात में वो नौकरशाह भी शामिल होंगे जिन्होंने मौत की इस इमारत को अपने कार्यकाल के दौरान बनने दिया होगा। इसके निर्माण के वक्त जिन्होंने आंखें मूंद ली होंगी। नहीं तो जरा सोचिए, क्या यह हादसा होता? को स्वस्थ करके घर भेजना है और रेस्क्यू ऑपरेशन सकुशल संपन्न करना है और इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी प्राथमिक चिंता हमारी ये है कि हम लोगों को सकुशल उनके घर भेजें और बचा पाएं जिंदगियां। अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है और जैसे ही पूरी जानकारी है कि हम बताएंगे आपको। सबसे बड़ी जो हमारी इस समय चिंता है, चुनौती है कि लोगों को सकुशल हम बचा पाएं। पीड़ितों के लिए ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चला है। उनके मन में गहरा दुख है, गहरा गुस्सा है और लाचारगी सी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अपनों को बचा ना पाए। रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी, वो मुख्यमंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं। शुरुआती खुलासे में ही साफ हो गया है कि इस इमारत की नींव कमजोर थी। ऊपर से अवैध निर्माण हुआ था। मानो यही काफी नहीं था, इमारत के बेसमेंट में खुदाई तक चलने की बात भी सामने आ रही है।
स्ट्रेचर पर सुरक्षित निकाल कर ले जाया जा रहा है। बहुत ये 5 घंटे से ज्यादा की मशक्कत महिला है, महिला का पैर दबा हुआ था और स्ट्रेचर पर लाद कर ले जा रहे हैं एनडीआरएफ के ये जवान। और इनकी जो 5 घंटे से चल रही थी मशक्कत वो दूर हुई और एम्बुलेंस में उस बॉडी को रखा जा रहा है। ताश के पत्ते की तरह बिखर गई लखनऊ की हजरतगंज में बनी इस इमारत का नाम अलाया अपार्टमेंट था। जिस जमीन पर अलाया नाम की इमारत बनी थी वो जमीन सपा के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक के नाम थी। इन दोनों ने ही यजदान बिल्डर के साथ सालों पहले एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत बिल्डर ने फ्लैट बनाए और इनमें से कुछ फ्लैट शाहिद मंजूर के परिवार को दिए। नवाजिश को पुलिस ने मेरठ से हिरासत में ले लिया है। इसके बाद लखनऊ में उससे पूछताछ चल रही है। तो इनका जो इसके जो मालिक हैं इस प्लॉट के, नवाजिश हैं सन ऑफ शाहिद मंजूर, और एक उनके चचेरे भाई हैं, उसका नाम क्या है, आरिफ तारिक, हाँ एक वो है। उसके अलावा जो यजदान बिल्डर के बेग साहब हैं वो इसमें एक्यूज्ड हैं, और बाकी अन्य लोग जो हैं उसमें एक्यूज्ड हैं। नवाजिश और तारिक ने ही फ्लैट खरीदने वाले लोगों का बैनामा किया था। बदले में यजदान बिल्डर ने शाहिद मंजूर के परिवार को कथित तौर पर 3 फ्लैट दिए थे। पूरे मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसमें लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, जेसीपी लखनऊ पीयूष मोरडिया और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ शामिल हैं। 1 हफ्ते के भीतर इस कमेटी को हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रिपोर्ट देनी है। इस हादसे में एक परिवार ने अपनी पूरी खुशियां खो दी। जो माँ थी सपा नेता की, उनकी माँ की डेथ हो गई है, उनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है। इस मलबे में बहुत सारी किताबें भी मिलेंगी आपको, पेंसिल भी मिलेगी, जो बता रही है कि किस तरह से भविष्य के सपने बुनने के लिए यहाँ वो परिवार रहते थे, लेकिन अब उनका भविष्य अंधेरे में हो गया है आज इतने बड़े हादसे के बाद। ये इमारत जिसको ख्यात यजदान बिल्डर्स ने बनाई थी, उसकी लखनऊ की एक अवैध इमारत पर पिछले दिनों एलडीए का हथौड़ा चला था। अब कमिश्नर की तरफ से उन तमाम इमारतों की पहचान के आदेश दिए गए हैं जिसे यजदान बिल्डर ने बनवाया था। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है तो क्वालिटी का चेक किसी ने नहीं देखा, इसकी व्यवस्था नहीं है। सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की असली वजह क्या थी, इसका जिम्मेदार कौन कौन है और उन्हें कब तक सजा मिल पाएगी या मिल पाएगी भी या नहीं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला, शैलेश अरोड़ा, रतीश त्रिवेदी और विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। लखनऊ इमारत हादसे से जुड़े कई ऐसे खुलासे सामने आ चुके हैं जिससे जांच को नया मोड़ मिल सकता है। अब तक ये साफ हो चुका है कि इमारत के निर्माण में नियमों को ताक पर रखा गया, रोक टोक के बावजूद निर्माण होता रहा, बाद में भी एक्शन नहीं लिया गया। अब जबकि इतना बड़ा हादसा हो चुका है तो ये तमाम चूक बड़े सवाल का सबब बन गई है। सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर अगर 100% दुरुस्त निकली तो फिर सपा के विधायक शाहिद मंजूर भी जांच के दायरे में सीधे तौर पर आ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ के हजरतगंज के इस अलाया अपार्टमेंट के जमींदोज होने से कुछ देर पहले तक यहां सपा के विधायक शाहिद मंजूर मौजूद थे। सपा के विधायक शाहिद मंजूर की मौजूदगी में हो रहा था बेसमेंट में खुदाई का काम। लखनऊ से बाद में दिल्ली रवाना हो गए थे शाहिद मंजूर। दिल्ली में मिली सपा विधायक शाहिद मंजूर की लोकेशन। नए खुलासे को लेकर सियासत गर्म है तो सपा के नेता कह रहे हैं कि दोषी जो कोई भी हो उस पर एक्शन हर हाल में होना चाहिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी 5 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके बेसमेंट में अगर वहाँ खुदाई हो रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो वो गलत है और किसी के जीवन के साथ किसी को खेलने का अधिकार नहीं है। इस दर्दनाक हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इसके लिए दोषी हैं उनको जो भी विधि अनुसार जो भी दंड मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले। हम और पूरी समाजवादी पार्टी इस दर्दनाक हादसे में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध है और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ में है। सूत्रों के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट की जमीन सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक ने 2003 में खरीदी थी। 3885 वर्ग फीट जमीन 2003 में खरीदी गई। इसके बाद जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए यजदान बिल्डर से बिल्डर एग्रीमेंट किया गया। बिल्डिंग में बने पेंट हाउस को पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के परिवार को दिया गया था। इसे बाद में शाहिद ने सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर को बेच दिया था। अपार्टमेंट में शाहिद मंजूर के हिस्से में 2 फ्लैट बचे थे। इनमें से एक शाहिद ने अपनी बेटी और दामाद को दे दिया, जबकि फ्लैट नंबर 401 अभी उनके पास ही था। शाहिद के बेटे नवाजिश ने ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में अपना कार्यालय भी बना रखा था। इसके एक हिस्से का यजदान बिल्डर भी इस्तेमाल कर रहा था। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा था, इसलिए यहां पर पाइप डलवाने के लिए 3 दिन से ड्रिलिंग मशीन से बाकायदा खुदाई कराई जा रही थी। यही नहीं, इसके बेसमेंट में कमरे का निर्माण भी कराया जा रहा था। आशंका है कि इसी दौरान इमारत की नींव खिसक गई, जिसकी वजह से ये इमारत ढह गई। कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते बलवा। वहां पर लोगों के दम घुटने से मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई, झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था इन विक्टिम्स को। अब इन तमाम संदेहों और खुलासों पर मुहर तभी लगेगी जब जांच टीम के नतीजे में भी इसका जिक्र आएगा। मेरठ से सनुज शर्मा और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बढ़ते आगे और अब बात सपा के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनके बयान ने समाजवादी पार्टी को वैचारिक तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब तक भले ही अखिलेश यादव इस पर कोई बयान नहीं दे पाए हों, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पार्टी के नेताओं ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। इससे पहले शिवपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा किया था। रविदास मेहरोत्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मूर्खता करार दिया था, लेकिन सपा के भीतर ही कुछ नेता स्वामी के साथ खुलकर खड़े हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी स्वामी के खिलाफ नहीं दिख रहे। वो यहां तक कह रहे हैं कि उनके नेताओं को भाजपा फंसाने की साजिश कर रही है। इस बीच स्वामी ने फिर दोहराया कि वे अपनी बात पर कायम। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाज की नारियां, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में कि निगाह रखना। तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों पर औरों पर क्यों। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के जरिए समाजवादी पार्टी के भीतर ही बंटवारे की रेखा खींच दी। कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञान पर सवाल उठा रहे, तो कुछ नेता उनके साथ खड़े। स्वामी के बयान का समर्थन करने वालों में एक नाम है ब्रजेश प्रजापति का। सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने सोशल मीडिया पर वही बात दोहराई जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते रहे। ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस के एक चौपाई को हाईलाइट करते हुए लिखा, इस पर भी हमारा विरोध है। साथ में हैशटैग भी दिया, बैन रामचरितमानस। ब्रजेश प्रजापति 2017 में बांदा की तिंदवारी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को छोड़कर सपा में शामिल हुए तो ब्रजेश प्रजापति भी सपाई हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही विधानसभा चुनाव हार गए। अब जिस मुद्दे पर विरोध का झंडा स्वामी ने उठाया है, तो ब्रजेश प्रजापति भी उसमें बराबर का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। पूरी रामचरितमानस को ही बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पूजा है विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख हो, बेवकूफ हो, दुराचारी हो, वो पूजनीय है, लेकिन अगर शूद्र चाहे जितना तेजस्वी हो,
योग हो वो पूजनीय नहीं है। गाली लिखी है। सिर्फ ब्रजेश प्रजापति ही नहीं, इटावा के भरथना से सपा विधायक राघवेंद्र गौतम ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञान को अच्छा बताया है। यानी सैफई के पास से भी स्वामी के समर्थन में सुर सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कोई बात कही होगी तो निश्चित ही उनका अध्ययन हो रहा होगा, उन्होंने उसको पढ़ा होगा, और पढ़ने लिखने के बाद वो कई बार मंत्री भी रहे हैं पीछे की सरकारों में, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ये उनके विचार हैं और विचारों के साथ देश को और प्रदेश को प्रगति को ले जा रहे हैं। सभी लोगों तक तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है, शूद्र गवार ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी लोग पढ़ें और देखें। और जो मैं मौर्य जी ने इस पंक्ति को डिलीट करने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें लगता है शुद्ध समाज के सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। स्वामी के समर्थन में ये बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब अखिलेश यादव खामोश है। शिवपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने जरूर स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बताया, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों पर सपा के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपनी बात पे कायम है। स्वामी कहते हैं उन्होंने भगवान पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि चौपाई का अंश उन्हें चुभ रहा है। हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पर स्टैंड है, आप स्टैंड है उस पे बातों पे हमने जो दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। स्वामी के जिस बयान पर विवाद हो रहा है उस पर अखिलेश यादव चुप है और उनकी खामोशी को अम्बेडकरवादी वोटों संतुलित करने से भी जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बात पर खड़े हैं उस बात के समर्थन में खुली और दबी जुबान में कई जगहों पर सहमति है। यानी अखिलेश नहीं चाहते उनके किसी बयान से दलित या पिछड़े वर्ग के वोटर को कोई संदेश जाए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से जब स्वामी के बयान पर सवाल हुआ तो वो चुप नजर आए और उनकी चुप में कई संकेत दिए। उन्होंने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की, उनके इस बयान में आपकी क्या? शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आता है, आचार संहिता लगी हुई है। हम यहाँ स्नातकों की समस्याओं को लेकर आए हैं। इधर अखिलेश खामोश है, उधर हिंदू संगठन लगातार स्वामी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। बुधवार को भी आगरा से लेकर बांदा तक प्रदर्शन हुए। किसी ने स्वामी को सांकेतिक फांसी दे डाली तो किसी ने नारेबाजी करते हुए माफी की मांग की। स्वामी के खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाहर स्वामी की नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया था। इस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि यह हास्यास्पद है। साथ ही ये भी लिखा कि उस मंदिर में वो न तो कभी गए थे न कभी जाएंगे। स्वामी ने लिखा, जहाँ भेदभाव हो वहाँ जाने की जरूरत क्यों। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो न तो अपनी बात से पीछे हटेंगे और न ही किसी का कहना मानेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान को निजी बयान भी कह डाला। अब सवाल सीधे अखिलेश के सामने है कि क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला संदेश देंगे या फिर उनकी भी स्वामी के साथ मौन सहमति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की वानर कथा की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हो रहे विवाद के बीच सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भगवान राम की वानर सेना को लेकर नया विश्लेषण किया है। ओपी राजभर के मुताबिक वानरों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि भगवान राम की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरों की लड़ाई लड़ने के चक्कर में उनकी दुर्गति हो गई। उन्होंने वानरों को पिछड़े समाज से जोड़कर पेश किया। ओपी राजभर का इशारा भले ही राजनीतिक था, लेकिन उनका यह बयान कई लोगों को चुभ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने बयान के जरिए सीधे हनुमान जी की भक्ति पर सवाल खड़े किए। ओपी राजभर अयोध्या में थे और सियासत में ऐसी राम कथा सुना रहे थे जिस पर बवाल हो सकता है। ओपी राजभर के मुताबिक वानर सेना ने प्रभु राम को लंका पर जीत तो दिला दी, लेकिन उनके हिस्से में कुछ आया नहीं। एक सीख लो यहाँ अयोध्या में बैठ करके। अयोध्या से आप आए हो, अपने घर से निकल के रास्ते में बानर देखे हो ना, क्या कहते हो उसको, बंदर। बंदर देखे हो ना। ये बंदर जाति भगवान राम को विजय दिला दिया। बोलो दिलाया ना।
ये बानर दूसरे की लड़ाई लड़े, अपनी नहीं। ध्यान से सुनो, देखो, ये बानर दूसरे की लड़ाई लड़े। बताओ, बानर की लड़ाई थी कि भगवान राम की लड़ाई थी? इत्मीनान से बताओ। भगवान राम की लड़ाई थी। तो भगवान राम की लड़ाई बानर लोग लड़े। भगवान राम को लंका ले जाकर के बीजेपी दिला दी। बानर को मिला क्या? रहने के लिए आवास भी आज तक नहीं मिल पाया। रहने के लिए आवास नहीं मिल पाया। खाने के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। दरअसल ओपी राजभर अयोध्या में राजनीतिक भाषण दे रहे थे और यहीं पर उन्होंने वानरों की तुलना पिछड़े वर्ग के साथ कर दी। राजभर के कहने का मतलब ये था कि पिछड़े वर्ग के वोटर सरकार तो बनवा देते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद हर बार उनकी दुर्गति ही होती है। ये दूसरे के लिए लड़े, इसी नाते इनकी दुर्गति है। आज जो पिछड़ों की दुर्गति है, ये कांग्रेस को शासक बनाते हैं, ये सपा को शासक बनाते हैं, ये बसपा को बनाते हैं, भाजपा को बनाते हैं। एक खुद कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे चल के शासक बनने का इनको सपना नहीं याद आता है। अब राजभर के मुताबिक प्रभु राम को लंका फतह कराने वाली वानर सेना की दुर्गति हुई। भगवान के लिए लड़ने के बाद भी वानरों को कुछ नहीं मिला। अब ओपी राजभर का ये ज्ञान उन्हें आने वाले दिनों में मुसीबत में भी डाल सकता है। दरअसल ओपी राजभर लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को पूर्वांचल में मजबूत करने में जुटे हैं और ओबीसी वोटर को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हैं। भीख क्या मांगते हो? भीख न मांगो, राजभर से सीखो। 27 जिले में दोस्ती करो राजभर से। तुझे प्रधान भी बनाएगा, जिला पंचायत भी बनाएगा, एमएलए भी बनाएगा, एमपी भी बनाएगा, लेकिन दोस्ती तो करो। ओपी राजभर ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही उनका गठबंधन टूट गया और चर्चा है कि एक बार फिर राजभर भाजपा के दरवाजे पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा को लेकर वो नरम दिखाई देते हैं। हालांकि सुभासपा के गठबंधन का भविष्य क्या होगा, वो चुनाव के कुछ महीने पहले ही पता चल पाएगा। गठबंधन चुनाव के 4 महीना 5 महीना पहले होते हैं, 2 साल पहले नहीं हुआ है। कोई भी गठबंधन देखें, चाहे सपा बसपा गठबंधन हो, चाहे सपा कांग्रेस का हो, चाहे सपा आरएलडी का हो, चाहे सपा सुभाषपा का हो, सब 5 महीना 6 महीना पहले। तो टाइम आई तब देखें। ओपी राजभर वैसे तो अपनी पार्टी को पूर्वांचल में काफी मजबूत बताते हैं, जिलों और जातियों के नाम गिनकर अपनी मजबूती का बखान करते हैं, लेकिन फिलहाल सच यही है कि जब तक सुभाषपा का किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होता, तब तक एक सीट भी राजभर की पार्टी के हिस्से में नहीं आती। यही वजह है कि राजभर नए गठबंधन की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कांग्रेस की। यूपी में पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी हलचल पैदा करना चाहती है। इसके लिए कल से हाथ जोड़ो यात्रा की मुहिम शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सभी 75 जिलों में पार्टी के नेताओं का जवाबड़ा लगा था। अब इसे जमीन पर उतारने की बारी है। इस बीच एक सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरेगी या फिर अकेले ही सबसे बड़े सियासी राज्य में ताल ठोंकती दिखाई देगी, क्योंकि सपा नेता राजीव राय की तरफ से एक बार फिर गठबंधन की बात को हवा दी गई है। कुछ दिनों के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल की ये यात्रा कश्मीर के श्रीनगर से सिर्फ कुछ दूरी पर है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि जो जोश पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर पैदा हुआ है उसे ठंडा होने दिया जाए। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस नया बिगुल फूंकने वाली है। गुरुवार से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। 2024 के मद्देनजर यह अभियान काफी अहम होगा। यह अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में तकरीबन 1 महीने का अभियान चलेगा, जिसमें कांग्रेस नेता बूथ पर पहुंचकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस के स्टिकर और पोस्टर चिपकाए जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपा जाएगा। जो हमारा बूथ है, बूथ से लेकर के प्रदेश तक का जो कार्यक्रम आया है, उस कार्यक्रम को हमने पूरा सजा के रखा है। कल से इसको हम धरातल पर ले जाएंगे। तो जो हमारा एक ब्लॉक है, जैसे उस ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, छोटे हों बड़े हों, हर एक गांव में हमारी ब्लॉक कमेटी के, न्याय पंचायत कमेटी के, ज़िले के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं,
ये सब एक ग्रुप बना करके हर एक गांव में जा करके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के सिर्फ 3 जिलों से होकर गुजरी थी, लेकिन अब 2024 को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे बड़े सियासी सूबे में कई कार्यक्रमों का खाका तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को फिर एक बार अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस अभियान में प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्य चेहरा होंगी। फरवरी में प्रियंका लखनऊ भी आ सकती हैं। प्रियंका की जिम्मेदारी महिला वोटर्स को रिझाने में लगाई गई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। महिलाओं और छात्राओं के लिए प्रियंका ने कई चुनावी वादे भी किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इन 8 सालों में जो कुछ भी इन्हें क्रियाकलाप किए हैं, जन विरोधी जो भी कार्य किए हैं, उनका सबका एक चिट्ठा बनाया गया है जिसको हमने नाम दिया है चार्जशीट। उसको बांटेंगे, लोग उस पर चर्चा करेंगे और राहुल जी की जो यात्रा है, यात्रा के जो भी उनके अनुभव हैं, उन अनुभवों को उन्होंने खुद लिख करके एक पत्र के माध्यम से दिया है। उसको छपवा करके लोगों को बीच में ले जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पुख्ता तैयारी कर ली है। सभी जिलों में पूर्व मंत्री, सांसद और विधायकों को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सभी 849 ब्लॉक में प्रभारी भी बनाए गए हैं। हालांकि भाजपा को लगता है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब उसके अच्छे दिन आने नहीं वाले। जोड़ो अभियान चलाए हैं, चाहे हाथ जोड़ो अभियान चलाएं, ये कुछ होने वाला इसलिए नहीं है। जहाँ तक भारत जोड़ो का सवाल से, भारत कहाँ कमज़ोर है? भारत तो 2014 के बाद बहुत मजबूत हुआ है और जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया था वो इन्हीं के पुरखे लोग थे, तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूत है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है, लेकिन सवाल है कि क्या 24 के पिच पर कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के यूपी के मैदान में उतरेगी तो वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि सपा नेता राजीव राय ने इस बीच गठबंधन की बात को हवा दे दी है। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत विपक्षी दल हैं जी। अकेले भाजपा से लड़ रहे हैं, लड़ने में सक्षम है, सीटें जीतने में, भाजपा को हराने में सक्षम है। अगर कोई इस अपेक्षा के साथ हमारे पास आता है तो अन्य प्रदेशों में उसको देना तो पड़ेगा ना। क्योंकि अगर याद होगा, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और गुजरात में हम कांग्रेस से सिर्फ 5-5 सीटें मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया और बाद में कमलनाथ जी को हमसे निवेदन करना पड़ा कि हम समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाएं। सपा की तरफ से इशारों में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दिए गए तो भाजपा ने फौरन दोनों दलों पर चुभने वाला पलटवार कर दिया। सुना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की हताशा को एक ये बड़ा प्रतीक है। समाजवादी पार्टी जानती है कि अकेले लड़ने की उनके हैसियत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो इसलिए किसी के साथ भी गठबंधन हो जाए इसको लेकर आतुर। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, किस दल का किसके साथ गठबंधन होगा ये हर बात पर्दे में है। ये उनका विचार हो सकता है, ये आदरणीय राहुल गांधी जी का विचार, उनका विचार वहाँ चलेगा। हमारे सामने तो एक मुद्दा है कि हमें अपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जनों के साथ मिल करके इतनी तैयारी करनी है कि हम किसी के सहारे ना बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ें। तो 2024 के लिए गठबंधन की कोई सूरत नहीं दिख रही क्या? ये निर्णय तो आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी का है। ये बात सच है कि कांग्रेस इस वक्त यूपी में अच्छी स्थिति में नहीं है और ये बात भी सच है कि अखिलेश पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने से फायदा होगा, ये अखिलेश और राहुल गांधी दोनों अच्छे से समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आखिरकार आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि 8 हफ्तों के लिए जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लागू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा आशीष यूपी भी नहीं जा सकेंगे। वो अंतरिम जमानत के दौरान जहां जहां रहेंगे उस पते और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। यानी आशीष मिश्रा को जमानत तो मिल गई है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई। लखीमपुर खीरी में किसानों को थार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। हालांकि ये जमानत 8 हफ्तों की है और वो भी शर्तों के साथ। अब किन शर्तों पर जमानत मिली है ये जान लीजिए। आशीष मिश्रा को पासपोर्ट जमा करना होगा, 1 हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा, जमानत के दौरान दिल्ली में भी नहीं रहना होगा,
दिल्ली और यूपी को छोड़ दूसरे राज्य में रहना होगा। पीड़ितों से आशीष का परिवार कोई संपर्क नहीं करेगा। आशीष और परिवार गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आज लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एक बड़ी राहत मिली है। अगर बात करें तो पिछले 1 साल से लंबे वक्त से वो जेल में बंद है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन अगर बात करें तो अंतरिम जमानत देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं। खासतौर से अगर बात करें तो आशीष मिश्रा को अब 8 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत जब मिली है तो उसे उत्तर प्रदेश और इसके अलावा दिल्ली छोड़ के किसी अन्य राज्य में रहना होगा, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जिस भी स्थान पर वो जाता है या रहता है तो की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं। आशीष 1 साल से ज्यादा समय से जेल में है। अब 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट आगे के निर्देश जारी करेगा। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। 5 अक्टूबर 2021 को अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 15-20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 6 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 6 अक्टूबर 2021 को आशीष की क्राइम ब्रांच के सामने पेशी हुई। देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली। 15 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ। 17 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की एंटरिम बिल जो है वो उसको दी है, अभी अंतरिम ज़मानत दी है। जो 8 हफ्ते का समय है उसमें 8 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत मिली आशीष मिश्रा को। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शर्तें भी लगाई हैं कि आशीष मिश्रा को जैसे ही एंटरिम बिल मिल जाएगी, जैसे ही वो जो है जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश को जो है 1 हफ्ते के अंदर छोड़ देंगे। उनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR से दूर रहने के लिए कहा गया है। वो जहाँ भी रहेंगे वो इसके बाहर रहेंगे और जहाँ भी वो रहने जाएंगे उसके लिए वो कोर्ट को सूचित भी करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर लखीमपुर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी है। जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। लोगों को बहुत बस यही कहना चाहेंगे। कितना खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी, क्योंकि हमारे वो जानने वाले हैं, खास हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन मान रहे हैं। आज जो ये सत्य की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, हम सभी आंख बंद करके विश्वास कर। लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था। मामला उच्च स्तर का है। यही वजह है कि पीड़ित पक्ष लगातार जमानत का विरोध कर रहा था। जमानत मुख्य आरोपी था आशीष मोनू मिश्रा, और आज फिर कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोबारा फिर जमानत दी है। पहले भी हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में जमानत हुई थी उनकी और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। दोबारा फिर उनको जमानत दे दी गई। एक हमारे किसानों 4 हमारे किसान जो बंद हैं जेल में, उनका भी एक मैसेज अभी आया है कि उनको भी राहत किसानों की मिली है। और मैं अपना जो न्याय है, न्याय पे पूरा भरोसा करता हूँ। कोर्ट पे जैसा भी निर्णय आगे होगा वो जो भी है कोर्ट निर्णय जो लेगा सही लेगा। लखीमपुर के विवाद को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और आशीष मिश्रा की जमानत के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर से नवीन अवस्थी के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी नई मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल प्रयागराज के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया। उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अपील दाखिल होने तक नंदी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। सिर्फ 1 साल की सजा होने की वजह से मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की विधानसभा की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। मामला मई 2014 का है। उन पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमन सिंह की जनसभा में हमला करवाने का आरोप लगा। प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने साल 2014 के मई महीने के मुकदमे में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को दोषी करार दिया और 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि अपील दाखिल होने तक मंत्री नंदी को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। नंदी की विधायकी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भले ही दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई हो, लेकिन उनके लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि उनकी विधायकी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं रहेगा। दरअसल पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता तब जाती है जब उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है। नंदी को जमानत मिली और जब वो कोर्ट के परिसर से बाहर आए तो फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कह गए। तर्क दिया कि जिस वक्त का ये मामला है उस समय यूपी में सपा सरकार थी और रसूख का इस्तेमाल कर उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह और उनके बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया था, उसी पर आज कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ। अभी हमारे जो भी विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे एडवोकेट हैं, उनको ये फैसले की कॉपी दे करके क्या उचित है आगे देखेंगे। और न्यायालय ने SC/ST एक्ट में बाइज्जत बरी किया है। मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमन सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था। मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा के सांसद और उम्मीदवार रेवती रमन सिंह की जनसभा चल रही थी। आरोपों के मुताबिक उस समय कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी डंडों से पिटाई की। इसके साथ ही नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर उनके समर्थक हिंसक हो गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर ये घटना हुई थी। रेवती रमन सिंह के समर्थकों और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के समर्थकों के बीच कुछ विवाद बताया गया था। उसी संबंध में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, उनके दबाव में ये नंदी जी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। उसी मुकदमे का ट्रायल विशेष न्यायालय MP MLA में चल रहा था। उस न्यायालय में आज फैसला किया है और मंत्री जी को 323, 147, 149 में सजा की है। फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे। इस हमले में समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को चोटें आई थी। आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गालियां दी थी। सपा कार्यकर्ता वेंकट रमन शुक्ला ने नंद गोपाल नंदी और उनके साथियों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में तब केस दर्ज कराया था, जिसमें अब फैसला आया है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, ABP गंगा। और अब बात पठान फिल्म की। आज जब बड़े पर्दे पर पठान फिल्म उतरी तो यूपी के दर्जनों शहरों में सिनेमा घरों के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। उत्तराखंड में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। बावजूद इसके कोई बड़ा बवाल नहीं हो पाया। सख्त सुरक्षा के बीच हिंदूवादी संगठनों ने विरोध तो जताया, लेकिन इसकी वजह से फिल्म की रिलीज में कोई मुश्किल नहीं आई। तमाम जगहों पर दर्शक भी खूब जुटे, जिनकी फिल्म को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखी। हालांकि ये प्रतिक्रिया पठान के बेशर्म रंग वाले विवाद से बिल्कुल अलग। नहीं चलेगी, शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर उतरी तो हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। विरोध हुआ, हंगामा हुआ, सिनेमाघर के मालिकों को चेतावनी दी गई तो कहीं कहीं तोड़फोड़ की कोशिशें भी हुई। कुल मिलाकर यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस के पहरे में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की विवादित और चर्चित फिल्म बड़े पर्दे पर उतरी। सड़कों पर हो रहा हिंदूवादी संगठनों का विरोध तो दिन में खत्म हो गया, लेकिन शाहरुख की फिल्म लगातार सिनेमाघर में हाउसफुल रही। पूरे दिन थिएटर के बाहर लोगों का हुजूम दिखा। प्रयागराज के अधिकतर दर्शकों को फिल्म पसंद आई। ठीक है, अच्छी एंटरटेनिंग है। स्टोरी तो उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए सही है। खासकर 20 साल के बच्चों तक ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनमेंट प्लस बहुत एक्शन था। सोचा नहीं था कि ऐसी सर मूवी बनाएगी, लेकिन दिल खुश कर दी है। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। एकदम दोबारा देखना चाहेंगे और जो आएंगे उनको सबको पसंद आएगी मूवी। जी नहीं भर रहा है, मूवी बहुत देखनी है और लगातार 1 महीने तक देखनी है मुझे। मेरठ में भी सिनेमाघर दर्शकों से भरे रहे। फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले लोगों ने कहा, किंग खान की बादशाहत कायम है। आज से जो पठान मूवी है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। ये देखिए कि शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो कितने उत्साहित हैं कि यहाँ पर ये देखें
किस तरीके से यहाँ पर जो पहले उन्होंने केक काटा और केक काटने के बाद ये लोग मूवी देखकर आए हैं। वैसे कैसी रही मूवी, जैसे उम्मीद की जा रही थी, रॉ एजेंट की भूमिका? सर रॉ एजेंट भी हैं सर अभी इसका कुछ टाइम पहले विरोध हो रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिस लोग जो भी मूवी देखेगा वो विरोध न करके शाहरुख खान से मोहब्बत करने लगेगा, प्यार करने लगेगा। गजब, आज तक बॉलीवुड में फिल्म ही नहीं है ऐसी। शाहरुख खान की बहुत 4 साल बाद आई है मूवी, DDLJ के बाद सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी है। शाहरुख खान ने उधम कर दिया। बॉलीवुड जो है बहुत डाउन जा रहा था, अब अपने कंधों पर शाहरुख खान ने बॉलीवुड को उठाया है। थिएटर के अंदर तो सीटियां बजी ही, बाहर भी दर्शकों में उत्साह नजर आया। बनारस में शाहरुख के फैन डांस करते हुए दिखाई दिए। जिस अयोध्या में पठान फिल्म को लेकर विवाद की चिंगारी उठी थी, वहां भी फिल्म के शो हाउसफुल रहे। भगवा रंग के अपमान की बात को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सिर्फ बुधवार ही नहीं, अयोध्या में गुरुवार को भी सभी शो हाउसफुल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बहरहाल बात तो सुबह के में आज इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।